नमस्ते प्यारे बच्चों। कल आपको दो बैलों की कहानी जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी उसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेजी गई थी। आपने उसे ध्यान से पढ़ा होगा। आज हम इसे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। कक्षा 9 प्रेमचंद। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। एक सरल और संपूर्ण व्याख्या के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम हमारे लेखक परिचय जो कि प्रेमचंद है उनके बारे में हम कुछ जान लेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का निधन हो जाता है। प्रेमचंद की कहानियां हैं वो कितने भागों में संकलित की गई है? 8 भागों में। और किसमें है? मानसरोवर के 8 भागों में इन्हें संकलित किया गया है, जिनके नाम है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास है। इन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा से सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता भी रही है। आपके पाठ्यक्रम में इनकी एक कहानी प्रेम दो बैलों की कथा को संकलित किया गया है। छोटा सा परिचय इसके बारे में भी प्राप्त करेंगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग भी किया है। कहानी के सारांश की बात करें तो दो बैलों की कथा यह सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत ही महत्व रखती है। स्वतंत्रता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, चाहे वह पशु हो चाहे हम स्वयं हो। तो स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। अर्थात जब जानवर अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकते हैं तो इंसान को तो संघर्ष हमेशा करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे कहानी की ओर। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा गया है, यानी गधे को मूर्ख ही माना जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गधा।
गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है। यानी उसके भोलेपन, उसके सीधेपन की वजह से शायद उसे मूर्ख की पदवी दे दी गई है। इसका निश्चय हम नहीं कर सकते कि वो सच में बेवकूफ़ है या उसे बेवकूफ़ हम लोगों ने बना दिया है। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना ही देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देती। यानी विभिन्न जानवरों के साथ गधे की तुलना करते हुए उसमें गधे के संतोषी जीवन को दिखाया गया है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, यानी उसके चेहरे पर एक दुख की किरण हमेशा दिखाई देती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। वह हमेशा अपना काम करते रहता है। उसके चेहरे पर एक शांति सी छाई रहती है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि और मुनियों का स्वभाव शांत स्वभाव बताया गया है, तो उनके गुण भी उसके अंदर पूरी तरह से पहुंच चुके हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ भी कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे। अब यहाँ पर हमारी कहानी शुरू होती है। झूरी काछी के दोनों बैल, इनके पास 2 बैल थे। एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति में थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता हम नहीं कह सकते, अर्थात उन दोनों में बेहद घनिष्ठ प्रेम था। वे एक दूसरे के मन की बात को बड़े ही आराम से समझ सकते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। अक्सर जब हम बैल को देखते हैं तो अपने सींग के माध्यम से दूसरे से लड़ता है, लेकिन इन दोनों के अंदर यह भावना बिल्कुल नहीं थी। वे सिर्फ अपने मनोरंजन के भाव से ही अपने सींगों को आपस में मिला लिया करते। आत्मीयता के भाव से इन दोनों में आत्मीय संबंध था, प्रेम था। इस कारण वे कभी कभी इस प्रकार की हरकतें करते। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा भी होने लगता है। जहाँ जितना अधिक प्रेम होता है उतनी ही अधिक लड़ाइयाँ भी होती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर पड़े।
अर्थात जब इन दोनों को गाड़ी के साथ बांध दिया जाता तब इन दोनों के मन में इस प्रकार की भावना रहती कि एक ज़्यादा बोझ किसके ऊपर आए, मेरे ऊपर आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते भी थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। यानी इन्हें जो खाने के लिए सामान दिया जाता है उसका जो बनाया दिया जाता है उसे बोला गया है नान। उसमें मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता था। दोनों में घनिष्ठ प्रेम था। संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने उन्हें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। अर्थात उन्हें लगा कि झुरी ने उन्हें यहाँ से निकाल दिया है या बेच दिया है, तो मन ही मन इस प्रकार के भाव उनके मन में उठ रहे थे कि हमने तुम्हारे लिए बहुत सा काम किया, अगर फिर भी कमी रह गई तो और करवा लेते। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, अर्थात हमने कभी भी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। जैसा तुमने हमें खाने को दिया हमने उसे खा लिया। तुमने जो खिलाया वह सिर झुका करके खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अर्थात उनके मन में इस प्रकार के भाव चल रहे हैं कि आखिर तुमने हमें क्यों बेचा? हमने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और कभी तुम्हें परेशान भी नहीं किया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला था। नांद था जहां पर उन्हें खाने के लिए चारा डाला जाता था, तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। यानी खाने के का एक का भी मन नहीं था। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। अर्थात दोनों ने भी वहां पर उनका मन नहीं लगा, न उन्होंने चारा खाया। और जब गांव में सोता पड़ गया, यानी जब गांव देर रात हो गई, सोने को लग गया या सो गया था, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले था। जिसे उन्हें बांधा गया था, जिसे खूंटा भी बोलते हैं, उसे पगहे को तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। यानी जिस रस्सी से या जिस खूंटे से उन्हें बांधा गया तो इतना मजबूत था कि कोई अंदाज नहीं लगा सकता कि उसे तोड़ लेंगे। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी और एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झुरी प्रातःकाल सोकर के उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम लटक रहा है। ग्राम था तो जो बांधने की जो रस्सी थी वो तोड़ कर आए थे, तो उनके गले में ही लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। जब झुरी सब उठा तो दोनों से उसके दरवाजे के सामने खड़े तैयार मिले और उनकी आंखों में विद्रोहमय एक स्नेह झलक दिखाई दे रहा था। अर्थात झुरी के प्रति उनका प्रेम भी था, लेकिन उन्हें निकाले जाने का गुस्सा भी उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। तो झुरी भी उन्हें भेज करके खुश नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने देखा तो झुरी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने उन्हें दौड़कर अपने से गले लगा लिया और वह दृश्य बड़ा ही कैसा था, मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण जरूर थी। जब वो दोनों वहां पर वापस पहुंच गए तो लोगों ने भी क्या किया, तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। यह घटना कोई नई नहीं थी, अभूतपूर्व भी नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर थी, जो गांव के इतिहास में हुई थी। बाल सभा ने निश्चय किया था, जो बालक जमा हुए थे उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, तो कोई चौकर, तो कोई भूसी लेकर के आया।
दोस्तों इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस जो हिंदी को बनाए सरल और आसान। चलिए बढ़ते आगे की ओर। एक बालक ने तो कहा कि ऐसे बैल किसी के पास भी नहीं होंगे, अर्थात जो बैल अपने स्वामी से इतना प्रेम करते हैं ऐसे बैल तो इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। अर्थात जो दूसरा बच्चा था वो बोला कि इतनी दूर से दोनों बैल अकेले चले भी आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे तो उस जन्म के आदमी हैं, यानी पिछले जन्म में ये दोनों आदमी थे, इस जन्म में बैल बन चुके हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को भी साहस नहीं हुआ। जो तीसरे आदमी की जो बात थी उस बात को काटने का किसी का भी साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब झूरी की पत्नी ने बैलों को अपने घर पर देखा तो जल उठी। उसे गुस्सा आने लगा, बोली कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। तो झूरी को भी अपनी पत्नी पर गुस्सा आया और उसने बोला कि नमक हराम नहीं है, ये उन्हें चारा दाना नहीं दिया होगा इसलिए दोनों वापस आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला कर ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने बोला शायद इन्हें चारा नहीं मिला, अगर मिल जाता तो ये वहां से नहीं भागते। स्त्री और चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। अर्थात वो लोग तुम्हारी तरह बैलों से प्यार नहीं करते, वे जितना खिलाते हैं उससे दुगना उन्हें काम भी उस करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, और ये दोनों बैल तो कामचोर हैं, भाग निकले वहां से। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता इन्हें, सूखे भूसे के सिवा कुछ भी न दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। झूरी की पत्नी को उन पर गुस्सा आया कि काम न करने के लालच में ये लोग वहां से आ गए हैं, इसलिए मैंने खाने को भी कुछ भी नहीं दूंगी। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों न डाल देता बे, मालकिन मुझे मार डालेगी तो वो चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो झूरी को दया आई, बोला थोड़ी सी भूसी या इसके अंदर डाल दे ताकि ये लोग कुछ खा ले। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने उसे संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। दोनों को गाड़ी में जोत दिया गया। दोनों खुश नहीं थे, लेकिन मोती ने बार बार गाड़ी को गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा ने उसे संभाल लिया क्योंकि वह सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा भी चखाया। अब जब झूरी का साला उन्हें घर ले गया तो उसे उन पर गुस्सा आ रहा था, तो उसने और भी मोटी रस्सियों के द्वारा उसे उन दोनों बैलों को बांध दिया और जो कल उन्होंने शरारत की उसका मजा भी चखाया। फिर वही सूखा भूसा उन्हें डाल दिया। दोनों बैलों को खली और चुनी सब कुछ दे दी। उसके पास अपने 2 बैल थे, उन्हें तो सब कुछ खाने को दिया, लेकिन इन दोनों को क्या दिया, सूखा भूसा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने फूल की झड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। झूरी अपने बैलों से प्रेम करता था, वह उन्हें फूल की छड़ी से भी कभी नहीं मारता था, और यहाँ पर तो उन्हें और अधिक मार पड़ी थी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी, पर उसे मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंख भी नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोत दिया, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली। मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब उसकी निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हुआ। हल लेकर के भागा। हल, रस्सी, जुआ, जूत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में भी न आते। अतः दोनों में इतना प्रेम था कि एक को जब मारने लगा तो दूसरे से सहन नहीं हुआ और उसने विद्रोह कर दिया। तो हीरा ने मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं, कुछ मजा में भी, लाठी लेकर के आ रहा है। तो मोती गुस्सेल था, तो मोती ने कहा कि आने दो लाठी लेके, मैं भी कुछ उसे दिखा देता हूँ। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। अर्थात दोनों ने आपस में बातचीत की कि भागने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर खड़े हो जाओ, उन दोनों को आने दो, अगर मारेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, मैं भी 2-4 को मार दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता।
उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त को टाल जाना ही मसल है तय। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां के लिए निकली और दोनों के मुंह में दे करके चली गई। उसे एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब यहाँ पर बैलों को लगने लगा कि यहाँ पर भी कोई ना कोई सज्जन व्यक्ति है। दोनों दिन भर जोते जाते तथा दिन भर दोनों से काम लिया जाता। डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा। अर्थात दोनों ने आपस में बात की कि अब हमसे और नहीं सहा जाएगा, तो क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दें? लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। उन्हें लगा कि जो लड़की हमें खाना खिला करके जाती है, अगर हम उन्हें मारेंगे तो ये लड़की भी अनाथ हो जाएगी, क्योंकि ये उसी की बेटी है। तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। आपस में दोनों की बातचीत हो रही है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब हीरा मोती दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि क्यों न तुड़ा करके यहाँ से निकल जाएं वापस, लेकिन ये टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। अर्थात उस लड़की को पता चला कि इनके आज नाक में नथ या नाथ है, वो डाल दी जाएगी, इसलिए भाई कि चुपके से खोल रही हूँ, दोनों भाग जाओ। उसने गराम खोल दिया, रस्सी को उसने खोल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, भी चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल से इस अनाथ पर आफत आएगी। हीरा सोचने लगा कि अगर हम चले गए तो इस लड़की को मार देंगे, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो इस प्रकार वो लड़की चिल्लाने लगी। यानी फूफा के बैल हैं, जो 2 बैल हीरा के साले के थे, कि वो भागे जा रहे हैं, ओ दादा उन्हें संभालो। गया हड़बड़ा करके भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों ने खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे हो और उसे मार गिराना था वहीं पर। उसे भागने की जरूरत क्या थी? उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों मूर्ख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते कि कोई आता नहीं है। जिस खेत के पास मुझे मटर थी तो दोनों वहीं खाने लगे। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे और भी क्रोध आया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गए। यानी जब दोनों का वहां पर पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। यानी दोनों पेट भर गया। जब खुशी, दोनों ही अपना अपना आनंद मना रहे थे।